देखा। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मेरे घर में मीटिंग चला। शुरू में सब लोग बोले कि जो सच है बेटा उसी पे फैसला होगा, तुम्हारे भले के लिए होगा, सब कुछ होगा। मैं रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, सबसे सारी बातें बता रही हूँ। ये लड़का कब बारी आया, बोला कि क्या चाहता है तुम बताओ। बोला हम नहीं रहना चाहते इसके साथ, इसका पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। मैं जब ऑफिस चला जाता था। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता, अभिशापनी, वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरी सगुन का बर्थडे है और मैंने आज का दिन ही ये सब बताने के लिए चुना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी ये सारी बातें बताऊं। चूँकि चीज़ें इतनी उथल पुथल हो गई है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा वक्त बताने के लिए कि मेरी सगुन का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नाम सगुन पड़ा, कितना कुछ मैंने सफ़र किया, क्या था कहानी, क्या है। बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों, उतना सारा झेला हुआ। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकती हूँ कि कहाँ पे क्या बताऊँ और कौन सी बात आपको समझ में आएगी, कहाँ पे कड़ियाँ जोड़ूँ, कैसे करूँ, क्योंकि सब कुछ इधर का उधर है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ हुआ है और इसी चीज़ को मैं ला करके आपके सामने रखूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी हो सके आप सबको समझाने का प्रयास करूँ। अगर नहीं समझ में आया आप सभी को तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर ज़रूर बताऊँगी विस्तार से। तो बात उन दिनों की है दोस्तों, जब मैं शादी करके इसके साथ 2 साल के बाद रहने के लिए आ गई थी। और आने के बाद 1-2 महीना तक तो काफ़ी अच्छा था। मैं घर में झूठ बोल करके आई थी, मुझे झूठ बुलवाया गया था कि तुम बता दो कि हम लोग दिल्ली जा रहे रहने के लिए। मेरी माँ सख्त खिलाफ थी, मुझे इसके साथ नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि ये मुझसे कोर्ट मैरिज नहीं किया था और ऐसी शादी को मेरी माँ और बाकी लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन चूंकि मैं 2 साल से शादी करके घर में ही थी, तो मुझे बहुत जल्दी था कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ना तो मेरी पढ़ाई हो पा रही थी, ना मेरी कुछ भी हो पा रही थी। ये बस आता था, जाता था, मेरे साथ सोता था, संबंध बनाता था मेरे घर में, और यही सब कुछ कंटिन्यू 2 साल तक चला। इन 2 सालों में मैं प्रेग्नेंट भी हो गई 2 बार, मेरा अबॉर्शन भी करवाया। वो भी अबॉर्शन ऐसे नहीं, मैं बताऊंगी बाद में कि कितना बेइज्जती झेला मैंने। उसके बाद जब मैं इसके साथ आई, ये इसका जॉब लग गया था दिल्ली में, जॉब छोड़ के इसको आना पड़ा रांची में, और साथ में इसके भाई को भी आना पड़ गया। उसके बाद ये 1 महीना के लिए हमको छोड़ के अपने भाई के साथ दिल्ली चला गया। मैं वहाँ पे रहती थी, दो कमरा था, बाथरूम था, किचन था, टाइल्स था, सब कुछ मेरे सुविधा के अनुसार ही लिया गया था, लेकिन वो 2nd फ्लोर पे था। मैं दिन भर कमरे में बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं था, इसका भाई और मैं बंद कमरे में। फिर ये 1 महीना बाद आया, उसके बाद असली खेला शुरू हुआ। धीरे धीरे ये दोनों भाई बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ये करने लगे मुझसे। मेरे फैमिली वैमिली कोई बात नहीं करता था, मेरे दोस्त वोस्त कोई भी नहीं था मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझसे झूठ बुलवाया गया था। सबको बताया गया था कि मेरी शादी किसी बैंक मैनेजर से हुई है और पटना में हुई है। और मैं झूठ इसलिए बोल रही थी क्योंकि इसने कहा था कि अगर सच बता दोगी अभी तो मेरी पढ़ाई में सब कोई रोक लगा देगा, क्योंकि जिस शहर से मैं थी ना, उसी शहर में इसका पढ़ाई हुआ था और उसी शहर में इसके गांव के लोग भी रहते थे। अगर फ़ोटो, मेरा फेसबुक बुक सब कुछ डिलीट कर दिया गया था। मुझे कहीं भी फ़ोटो लगाने की परमिशन नहीं थी, सिंदूर लगाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, अपने हस्बैंड का नाम बताने का भी परमिशन बिल्कुल नहीं था। तो इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हुई। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्यों इस तरह से हो रहा है। अचानक से चक्कर वक्कर आना, उल्टी पल्टी सब कुछ आ रहा था। तो जो लैंडलॉर्ड थी उसी ने कहा कि सूरज, तुम्हारी वाइफ का हालत बहुत ख़राब है, इसको तुम डॉक्टर के पास ले जाओ, ये प्रेग्नेंट है। तो वो मुझसे बहुत ही रूडली, वहाँ तो बहुत अच्छा से पेश आया, लेकिन रूम आकर के मुझ पर बहुत सारा बोलने लगा कि तुम मुझसे चीटिंग की है बिना बताए। एक बात बताइए, कोई भी पत्नी अगर प्रेग्नेंट होती तो सबसे पहले उसके हस्बैंड को ही पता चलता है, क्योंकि पीरियड मिसिंग है ये कौन जानेगा, जानना चाहिए ना। इधर 1 से 1.5 महीना होने जा रहा था। उसके बाद ये लोग मना करने लगा कि नहीं नहीं रखना है, नहीं रखना है। ये लोग घर जाता था दोनों भाई किसी चीज़ में 1-2 दिन के लिए, वहाँ से लड़की देख के आता था अपने लिए,
घर से फ़ोन करता था मेरे पास से, मैं बाथरूम में रहती थी, चाहे कहीं से तो सुनाई देता था मुझे। ये लोग कहता था कि तुम लोग देख करके रखो लड़की, मैं आऊँगा तो इस पर पक्का कर लूँगा। अब बताइए, मैं सोचती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं इससे पूछती कि तुम जब शादीशुदा हो तो क्यों बता रहे हो इस तरह से, क्यों बोलते हो, धीरे धीरे किसी के कान में बात डालो, तो इसने बोला कि नहीं तुम नहीं जानती हो मेरे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स वही करेंगे जो मैं कहूँगा। और सबको मालूम है कि मुझे अपने ही पसंद से शादी करनी है, तो मैंने उतना जोर जवाब नहीं दिया। लेकिन रोज़ ये लोग क्या करते थे, दोनों भाई आपस में ही दिन बिताते थे, रातें बिताते थे। मेरे पास आने से इसका भाई रोकने लगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, सब कुछ अलग सा उथल पुथल। मैं हाथ काटने लगी, जिस तरह से कल परसों आप लोग देखे वैसे। मैं कमरे में रोती थी दिन भर अकेले, स्क्रैच कर लेती थी एकदम, इतना मैं मेंटली टॉर्चर हो रही थी, क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं था। और जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी मैं एक भी इंसान को नहीं बता सकती थी। कौन बिलीव करता मेरा, क्योंकि मैं पहले से ही 1000 झूठ बोल करके बैठी थी इसके वजह से सबको, इसको सच मान करके। ये मौका दो, मुझे मौका दो, मैं करना चाहता हूँ कुछ, बोल बोल के मुझे सबसे झूठ बोलवा रखा था। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस ट्रैप में फंसी हुई हूँ। कोई बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि मैंने 2 साल इस तरह से गुजारा था, किसी को शक तक नहीं होने दिया था। उसके बाद जब मैं हाथ काटने लगी, तब इसका भाई इसको सलाह दिया कि इसके घर पे फ़ोन करो, इसकी माँ को बुलाओ, ये एक दिन हम लोगों को फंसा देगी। मेरी माँ बातचीत करना बंद कर दी थी। फिर मेरी माँ आई, मेरे घर आकर के देखी तो मेरे पास कोई भी सामान नहीं था, बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा कुछ रहता था, उसी में बना के खाया पिया करती थी। मम्मी ढेर सारा बर्तन वर्तन लेकर के आई, मेरे लिए टीवी लेकर के आई, बहुत कुछ लेकर के आई कि चलो कम से कम इस तरीके से ये लोग ठीक से रहेगा। उसके बाद मेरी मम्मा को उसमें पता नहीं था प्रेग्नेंट है, क्योंकि उस वक्त 1-2 महीना हुआ था, 3 महीना, उसके बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो फिर दूसरी बार मेरी मम्मी को बुलाया गया, वो बहुत लड़ाई उड़ाई हुआ कि ये प्रेग्नेंट है, बताइए मेरे घर में पता नहीं है, कैसे क्या होगा, मैं इसको कैसे रखूँगा, क्या करूँगा। तो मम्मी बोली कि नहीं, इस बच्चे का ख्याल हम रख लेंगे, तुमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, हम खर्चा उठा लेंगे। तो उसके बाद ये फिर भी नहीं माना, फिर मम्मी चली गई। उसके बाद एक दिन मेरा ऐसे ही लड़बड़ के ये लोग ऑफिस चला गया था, पूरा दिन मुझे अकेले छोड़ के जाता था, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, बना भी नहीं पाती थी। तो जो मकान मालकिन थी वो भाभी, वो मुझे रेगुलर हर रोज़ अपने घर से खाना ला करके ज़बरदस्ती दे करके जाती थी कि खा लो प्रीति, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। वो भाभी दूध दाल जितना कुछ होता था रोज़ ज़बरदस्ती, मैं उनका खाना भी नहीं खाती थी, क्योंकि वो बंगाली थी, उनका खाना मुझे बहुत मीठा थोड़ा लगता था। उसके बाद मैंने एक दिन इसके घर वाले को फ़ोन कर दिया, इसकी मम्मी को, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग तो कभी नहीं बताएगा। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने फ़ोन लगाया, अननोन पर्सन बन के बात किया, इसकी माँ फ़ोन उठाई थी। तो मैंने कहा कि आपका बेटा अब जॉब करने लगा, आप अपने बेटे का शादी क्यों नहीं कर देती हैं, तो शादी कर दीजिए, वरना एक दिन बहुत कुछ हो जाएगा। इसकी माँ, अब मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उधर से कंटिन्यू फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। उसके बाद जब इसको पता चला, बहुत लड़ाई हुआ, दोनों ने मुझे बहुत धमकाया, फिर भी मैं नहीं डरी। उसके बाद किसी तरह 1-2 बार इस दोनों ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, जब मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, तब लेकर के गया। यहीं पे सुरभि चटर्जी है रांची में, उन्हीं से दिखाया गया मुझे। फिर लड़ाई बड़ाई ऐसे ही बढ़ते रहा। इसका घर से बहुत प्रॉब्लम होने लगा सबको, जब पता चला सिर्फ यही कि लड़की है, मतलब शादी किया है, गर्लफ्रेंड किया है, कुछ नहीं पता है, प्रेग्नेंट है ये तो पता ही नहीं था। उसके बाद इन लोग बहुत मेरे को टॉर्चर करने लगा, इसका घर वाला, ये लोग। ये बोलने लगा कि मैं तो प्यार तुम्ही से करता हूँ प्रीति, लेकिन हमारी शादी के लिए कोई नहीं मानेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्रीति, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा, लेकिन अब आगे नहीं हो सकता है रिश्ता। मैं सोची अब क्या करूँ यार। तो मैं घर आ गई अपना मम्मी के पास। मैंने कहा कि कुछ दिन इसको टाइम देती हूँ, तब तक घर आ जाती हूँ, और कुछ मैं भी खाना पीना नहीं खा पा रही हूँ, खाऊंगी। घर आ गई, और उसके बाद ये मेरा जितना सामान था ना सब यहीं पे पड़ा हुआ था, सब कुछ। मैंने कुछ भी लेकर के नहीं गया था, सिर्फ 2-3 कपड़ा लेकर के गई थी और कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कि ये मुझे वापस लेके आएगा ही, तो क्यों लेके जाऊं। फिर कुछ दिन बाद पता चला, मैं इसको फ़ोन लगाने लगी, 1-2 महीना बाद से मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। बहुत मुश्किल से मैंने फ़ोन लगाया मकान मालिक को, क्योंकि मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था। लड़ाई होती थी हमारी बहुत ज़्यादा, सब कोई जानते थे कि ये लोग लड़ते बहुत है, लेकिन क्यों लड़ते ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि
मैंने कहानी नहीं बताया था किसी को। मैंने फ़ोन लगाया भाभी को, तो उनकी मदर उठाई। मैंने कहा आंटी सूरज है, मेरी बात करा दीजिए ना, बात नहीं हो पा रही है। आंटी बोली कि सूरज तो चली गई घर, 1 सप्ताह से तुमको नहीं बताई। हम बोले नहीं हमको नहीं पता आंटी। वो बोला कि वो घर चला गया। मैंने फ़ोन लगाया इसको, हम बोले कि तुम घर आया, तुम हमको बताया नहीं। कहते नहीं हम घर नहीं आए हैं, हम ऑफिस के काम से ही हैं, तो ऑफिस में ही हैं। और घर में था, ये लोग मेरे लिए पूरा जाल बना रहा था, सब लोग मिल करके मेरे को छोड़ने के लिए। इसके घर से जितने लोग फ़ोन करते थे सब लोग बोलते थे बच्चा अबॉर्शन करा लो। 6 मंथ हो गया था, फिर भी सबको यही लग रहा था कि बच्चा ख़राब कर दो, बच्चा ख़राब कर दो। ये लड़का मुझे हर सप्ताह फ़ोन करता था, और फ़ोन करने के बाद सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता था कि तुम शादी कर लो, हम तुमको नहीं रोकेंगे। सिर्फ यही बात सुनने के लिए फ़ोन करता था। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, मैं सोचती क्या करूँ, सच बात है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा। इसकी माँ इतना रो रही है, इसका बाप इतना रो रहा है, सब लोग रो रहा है सिर्फ हमारे वजह से। अगर मैं छोड़ देती हूँ तो शायद कोई भी नहीं रोएगा। मैंने सोच भी लिया कि मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं लड़ पाऊँगी इतनी लंबी लड़ाई। और प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही थी। मम्मी सब मुझे बहुत हिम्मत देती थी, मेरी माँ खास करके, कि तुम मत टेंशन लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, जैसे तुम अपना बच्चा पे ध्यान दो। 1-2 लोग थे जो मेरे जानते थे, मेरी कजन सिस्टर लोग जो अब नहीं है दुनिया में, वो भी बहुत समझाती थी कि उसका बच्चा हो चुका था। तो वो बोल रही थी कि अभी तुम जैसा करोगी, जो करोगी, सब बच्चे पे असर पड़ेगा, ये समय तो गुजर जाएगा, लेकिन बच्चे का मानसिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। प्रीति तुम समझो, बहुत समझाया जाता था, मगर ये सारी चीज़ें समझने वाली तो है नहीं कि जिसका बच्चा है वही फ़ोन वोन बंद करके बैठा है, उसको कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है, और हर बार एक ही बात सुनना चाहता है कि हम उसको बोल दे शादी कर लो। फिर धीरे धीरे डेट नज़दीक आने लगा। मम्मी हॉस्पिटल वगैरह सब पता करके रखी थी, कितना लगेगा क्या लगेगा। मुझे कुछ होश नहीं है, मैं पूरा दिन रोते रहती थी, ना खाना खाती थी ना कुछ भी। मुझे याद ही नहीं मेरा प्रेगनेंसी कैसे गया। मेरा इतना सा भी वेट नहीं बढ़ा था, मैं जैसी थी वैसे ही थी प्रेगनेंसी, क्योंकि खाना मैं बहुत मुश्किल से खाती थी, मम्मी के डर से आधा रोटी छुपा करके, और पूरा रात दिन कंबल ढक ढक के रोया करती थी, बिल्कुल घर में अकेले। और वो वक्त मैंने कैसे गुजारा मैं जानती हूँ। फिर ये लोग मुझे प्रेशराइज करने लगे कि मैं इतने तारीख को तेरे घर आ रहा हूँ फैसला करने के लिए। मैं सोचती थी कि अरे सब लोग तो जानता है यार कि क्या है, तो थोड़ी ना कोई बोलेगा, सब तो सच का ही साथ देगा। मैं यही फिर अब मुझे हाँ आ जाओ कल आओ। उसके बाद ये मुझे बहुत परेशान करेंगे। 8 मंथ हो गया, मैं थक गई, देखते देखते समझ गई कि अब कुछ नहीं होगा। फिर मेरे एक सर थे, वो थाने में बात किए, बोले प्रीति अभी तुम्हारा थाना में जाना पॉसिबल नहीं है, मैं थानेदार से बात कर लेता हूँ, अगर वहाँ पे होंगे, क्योंकि इधर उधर दौरे में रहते हैं, अगर तुम जाओगी नहीं पहुँच पाई तो दिक्कत होगा ना, वो नहीं मिल पाएंगे, तो मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात किया पर्सनली, वो बहुत समझे, बहुत ज़्यादा। वो फ़ोन किए इन लोग को, इन लोग बोला कि हाँ ठीक है अब हम आ रहे हैं, हम रखेंगे। तब तक हमारे गांव का मुखिया, वही मुखिया जो जिससे शादी करने समय मेरे फादर स्पेशली जाके पूछे थे, वही मुखिया इसको बोला कि नहीं नहीं तुम लोग को छोड़ना है, हम छुड़वा देंगे, इतना इतना पैसा लगेगा। और ये लोग पैसा देने के लिए तैयार हो गया मुखिया को। मुखिया जाके पता नहीं थाना में कितना दिया, क्या दिया। थाना वाला इन लोग को बोला कि आप लोग घर आ करके ही पंचायती कर लीजिए। हमको थाना वाला बोला कि देखो बाबू, तो थाना आएगी तुमको कष्ट होगा, ये लोग घर में ही फैसला करना चाह रहा है तो तुम घर में ही फैसला करने के लिए दे दो। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे लगा कि थोड़ी ना कोई बोलेगा। मैं 1 घंटा पर्सनली जाके मिली थी सर से, बहुत आश्वासन दिए थे। तब उसके बाद ये आया मुखिया लोग आके बोलने लगा हमको, कहने लगा पूरा घर में एक माहौल बैठा, मेरे ही घर में 9th मंथ प्रेग्नेंट, मैं चल नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल हालत ख़राब है, मेरे घर में साथ देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा बूढ़े, पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। मेरे घर के अगल बगल के लोग आए हैं जो सब कुछ जानते थे, सारा चीज़ जानते थे, सब कुछ पर्सनली देखे थे। वो लोग बैठे हैं। शुरू में तो इन लोग को खूब गाली गलौज किया गया। ये आई थी, इसके मदर भी थी, मुझे बाद में पता चला कि वो बाहर ही हैं। और बाहर गाड़ी रोक करके मेरे गाँव वाली औरतों को मेरे लिए बुरा बुरा बोल रही है। ये मुझे बाद में पता चला, बहुत बाद में, उसमें कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा कि ये लड़का आएगा, मुझे देखेगा उसके बाद तो ये अपना क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं बोला। बट मैं बता नहीं सकती हूँ उस दिन मैं कैसा महसूस कर रही थी।
मेरे घर में एक चौकी है, उस चौकी में वो लोग बैठा हुआ था, दोनों भाई, इसके मामा, इसके चाचा और कुछ लोग, सब कोई नीचे। मैं भी बैठी थी नीचे, तो ब्लैक कलर का सूट पहनी थी। मेरी तरफ नजर उठा करके भी इसने नहीं देखा। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मेरे घर में मीटिंग चला। शुरू में सब लोग बोले कि जो सच है बेटा उसी पे फैसला होगा, तुम्हारे भले के लिए होगा, सब कुछ होगा। मैं रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, सबसे सारी बातें बता रही हूँ। ये लड़का का बारी आया, बोला कि क्या चाहता है तुम बताओ। बोला हम नहीं रहना चाहते इसके साथ, इसका पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। मैं जब ऑफिस चला जाता था, मेरे पीठ पीछे किसी को बुलाती थी। मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर वो लोग मारने वारने के लिए हाथ उठाने लगे, जो मेरे पड़ोसी थे, क्योंकि वो लोग सब कुछ जानते थे। उसके बाद फिर कुछ देर बाद सब लोग इधर उधर होने लगा। मुझे लगा क्या बातें कर रहे पता नहीं, तो बैठी हूँ वहीं पे। मेरी माँ उधर गई, तब तक मुझसे साइन करवा लिया गया पैसे के लिए। बोला कि बेटा पैसा ले लो, कोई तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, इसके पेरेंट इसके घर जाओगे तुमको मार के फेंक देगा लोग। उसी समय मेरा मरा हुआ भाई का हायरिंग था, डेट आया हुआ था कोर्ट में। मैंने सोचा कि कब तक केस लड़ूंगी, मेरा भाई भी मरा है, मेरा बाप इतना परेशान है। मैंने कुछ नहीं सोचा, साइन करा, चला गया ये लोग साइन वाइन करवा के। जब मेरी मम्मी आई, बोला क्या हुआ, क्यों साइन कर दी। हम बोले क्या करते, ये लोग सब हमको करवा लिया। उसके बाद ये लोग तो चला गया, एक डेट रखा गया कि इतना तारीख को आकर के तुमको पैसा दे दिया जाएगा। और दिन तो नींद भी आती थी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई, पूरा रात जगी हूँ, पूरा रात कि एक लड़का इतनी आसानी से मेरा लाइफ फेल करके चला गया। मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई, समाज के लोग भी कुछ नहीं कर पाए। उस रात मम्मी पापा भी नहीं सोए, गर्मी का मौसम था, सब लोग छत पे सोता था, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, तो मैं नीचे ही रूम में सोती थी। सब लोग सुबह आया, मैं चिल्लाने लग गई, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, लेकिन जिसने जो किया मैं उसको पनिशमेंट दिला के रहूंगी। फिर जा करके गांव के कुछ भैया लोग थे, उन लोग को खबर हुआ। वो लोग बोले कि नहीं ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, तुम क्यों लिखी, तुम क्यों साइन की, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, फ़ोन करो, सबको फ़ोन करो, बोलो कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते। मैंने मना करा मुखिया को फ़ोन करके। मैंने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी इस बात के लिए, तुम लोग सब कोई हमको ज़बरदस्ती करवाया साइन। उसके बाद जब इन लोगों को पता चला, उसके बाद मैं गई डीसी के पास, एसपी के पास गई हजारीबाग, उसी अवस्था में जिसमें मैं एक कदम भी नहीं ले पा रही थी। मैं गई, मेरी हालत देखी उन्होंने। डायरेक्ट फोन लगाया मेरे गांव के थाने वाले को और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं है, ये बेचारी इस अवस्था में यहाँ से वहाँ जा रही है और तुम इतना परेशान कर रहे हो इसको। बोला कि अगर तुम अभी उसको अंदर नहीं करता तुम्हारी नौकरी मैं खराब कर दूंगा। बुलाओ उसको, साले को गाली दिया उन्होंने, मेरे सामने कॉल लगाया। बोला कि अगर रखना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो अंदर करो, सीधे अंदर करो, ये बच्ची को तंग नहीं करो, बिल्कुल नहीं, ये परेशान नहीं होनी चाहिए। मैं घर आया, थाना वाला फ़ोन करा मुखिया को, मुखिया बोला कि ठीक है तुम लोग घर में ही फैसला कर लो। फिर ये लोग बोला, जब अंदर जाने का बारी आया, इसका पेरेंट्स लोग बोला कि जाओ आज के बाद तुमसे हम लोग का कोई रिश्ता नाता नहीं है। अपने बेटे को बोला, क्योंकि उस वक्त इसकी नौकरी वगैरह सब कुछ चला गया था, कुछ भी नहीं कर रहा था, नहीं ठल्ला था। तो बोला घर छुड़वा लिया था ना इन लोग, हमसे छुड़वाने के चलते घर में इन लोग रखवा लिया था। बोला कि हम रख लेंगे, प्रीति हमको माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ छोड़ के हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग बाहर रहेंगे, जो करना होगा करेंगे। मेरे पेरेंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके घर वाले आए, कुछ लोग, सब लोग नहीं आए, इसका भाई नहीं आया। उसके बाद ये लोग लिख ही दिया थाने में सब कुछ कि ये बच्चा जो है मेरा है और आज के बाद ऐसा नहीं होगा,
उसकी फैमिली बोला कि तुमको घर नहीं लाया जाएगा, बाहर ही रखा जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे लड़का से मतलब होना चाहिए, घर वाले से मुझको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद ये मेरी बेटी हुई थी 20 तारीख को, और 15 तारीख तक फाइनली सब कुछ क्लोज हो चुका था, ये सब लीगल जो था। उसके बाद जब वो आया, 15 तारीख को आया था लास्ट अपने फैमिली के साथ ये चीज़ करने के लिए, इसने मुझे साइड में ले जा कर के बोला कि प्रीति मेरे घर से रोक लो, हमको रोक लो, सो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे मुझे रख लो, तुम बोलो कि हम जाने नहीं देंगे। तो हमको लगा कि शायद इसको सब लोग डरा धमका के रखा है। मैंने बोला कि नहीं यार, नहीं जाएगा, ये अभी यहीं रहेगा, इसको रखने देना पड़ेगा। सब लोग बोला कि हाँ ठीक है, रखने दे दो, रह दो, 2 दिन के बाद फिर भेज देना। हम बोले कि ठीक है। अब 20 तारीख को ही मेरा डिलीवरी था, ये लड़का रुका रात में। मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मैंने 1 साल लड़ाई लड़ा, 1 साल मेंटली हर तरह से। मगर इसको जो नीड चाहिए था, लास्ट में प्रेग्नेंट, डिलीवरी से 5 दिन पहले मेरे से फिजिकल हुआ, रात हुआ, सुबह बोलने लगा मुझे घर जाने दो, मेरी माँ रो रही होगी। परेशान होगी, चला गया। उसके बाद डिलीवरी तक भी रुका, फिर किसी तरह हॉस्पिटल गई मैं। बहुत मुश्किल से वहाँ पे मेरा हुआ ऑपरेशन, सीजर हुआ। इधर सुई लगा, इधर सुई लगा, 7-8-9 बोतल पानी चल रहा है। जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, जब मेरा दिमाग थोड़ा सा ठीक हुआ, मतलब बॉडी में हरकत नहीं थी, दिमाग में था, सुन पा रहे थे। फोन लगाया गया था इसको रात को, मैं सुन रही थी। बोला गया कि सूरज तुमको बेटी हुई है। इसने बोला हाँ ठीक है। अब फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसको कोई मतलब नहीं था मैं कैसी हूँ क्या। इसने कभी 9 दिन में हॉस्पिटल में रही, एक दिन भी इसने फोन नहीं किया। मैं बहुत चिड़चिड़ा गई थी, मैं बहुत चिड़चिड़ा गई थी। डॉक्टर, नर्स, हर किसी से मैं लड़ाई करती थी, हर किसी से। मेरे पास कोई आदमी नहीं था, एक भी गार्जियन, सिर्फ मैं और मम्मी। मेरी कुछ दोस्त थी, वो लोग आते जाते थे वहीं से, वो जो फिजिकल डिजेबल्ड है, वो लोग कुछ पैसे देकर जाते थे ताकि मैं अच्छा से कर पाऊँ। मेरी बेटी का 2 दिन बाद थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, हल्का सा, कुछ नहीं, सरक गई थी बोतल से दूध पीते वक्त हल्का सा। उसको ले जा करके पैसा लेने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में रख दिया गया शीशा में, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी मम्मी सुनी थी खुद से ऑफिस के बाहर उन लोग को बात करते हुए कि इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है बच्ची। तो उसको, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा श्योर थे कि बच्ची ठीक है, मगर इन लोग हमको परेशान कर रहे हैं। मैंने बहुत लड़ाई करा, बहुत जिद, पूरा कोहराम मचा दिया हॉस्पिटल में, तब जा कर के मुझे मेरी बच्ची को दिया गया। आप सोचो कि कितना परेशान हुई। मैं खुद से उठ नहीं सकती हूँ, बेड में ही पोटी कराना पड़ रहा है। अब मेरी माँ सिर्फ अकेली छोटी से बच्ची को भी देखने के लिए, मुझे भी देखने के लिए, और मेरी माँ को भेज दिया गया वहाँ। अगर मुझे बीच में टॉयलेट पोटी लग जाए, कुछ हो जाए, कौन करेगा। मेरे पास कितने पैसे थे, 50,000 के आसपास लगा था, जो मम्मी लगा चुकी थी। बहुत सारी बातें जो इतना में नहीं ख़त्म होगा। आप सोचते साल भर की बातें मैं बता पाऊंगी, और इस तरह से मेरी शगुन बाहर आई। मैं हमेशा सोचती थी शगुन को अनाथ आश्रम भेज दूंगी। मैं बात भी करती थी किसी किसी से जिसका बच्चा नहीं था, मैं सोचती थी मैं उसको दे दूं बच्ची को। कल आप लोग मेरे साथ नहीं थे, बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। आज आप सब हैं। उम्मीद करूंगी कि आप लोग मुझे समझेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे।